नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सैनी है और मैं आपका मैथ्स बाय राहुल सैनी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। पिछली क्लास में हमने नंबर सिस्टम के दो टाइप खत्म कर लिए थे। दो टाइप में वैसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे, लेकिन हमने उन्हें ख़त्म कर ही लिया था। आज हम तीसरे टाइप की बात करेंगे। तीसरे टाइप की बात करने से पहले मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि उनमें जो चीज़ें यूज़ होने वाली हैं, कुछ वैल्यूएबल थिंग्स। तो शुरू करते हैं, चलो बिना देरी रुके हुए। मैं कहता हूँ मतलब n पदों का योग। मैंने कहा 1 + 2 + 3 + 4 डॉट n पदों तक की संख्याओं का योग क्या होगा। मैं यहाँ कह रहा हूँ 1/2 n + 1, इसको बोलते हैं सिग्मा n इन शॉर्ट। ठीक है, कुछ काम की चीजें मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा जिनका यूज आने वाले क्वेश्चंस में हम करेंगे, और हम इवेल्युएट करेंगे इन चीज़ों को थोड़ा सा कि इन्हें और कैसे, अगर हम किसी तरह से अगर हम ये फॉर्मूला ही भूल जाएं तो हम इसको कैसे और तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ सिग्मा n स्क्वायर, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर डॉट n का स्क्वायर 1/6 n + 1 2n + 1। ठीक है, इसी तरह मैं कहूंगा सिग्मा n³ 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब डॉट n का क्यूब। तो ये सीधा सा है, इसको लिख देते हैं हम सिग्मा n का स्क्वायर 1/2 n + 1 पूरे का इस तरह से होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिग्मा n⁴ का। ये फॉर्मूला आपने कम ही पढ़ा होगा, बाकी सारे हो सकता है पढ़े हो, मगर ये फॉर्मूला आपने शायद ही पढ़ा हो। 1⁴ + 2⁴ + 3⁴ डॉट n⁴। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर देखा जाए तो n + 1 6n स्क्वायर n³ + 9n स्क्वायर + n - 1 अपॉन में 30। ये हमारे चार फॉर्मूले हो गए जो हमारे आने वाले क्वेश्चंस में हमारी हेल्प करने वाले हैं क्वेश्चंस को करने के लिए। बेसिकली आपको चौथा एक बार को याद हो ना हो, लेकिन ऊपर के तीन जरूर याद होने चाहिए। 90% क्वेश्चन आपको ऊपर के तीन से मिल जाएंगे, चौथे क्वेश्चन से बहुत ही रेयरली मिलता है। बट ये भी याद हो और क्वेश्चन आ जाए तो आप इस फॉर्मूले के बिना क्वेश्चन को बहुत ही मुश्किल है कि क्वेश्चन को कर पाए। तो इसको भी याद कर लें, याद करने में इतना कुछ टाइम नहीं लगने का, थोड़ा सा जैसे n + 1 पावर 3 2 1 0 इस तरह से 6 9 n - 1 अपॉन में 30। बहुत ही आसान है देखा जाए तो। और हम कुछ और बेसिक चीजों पर बात करने वाले हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, नोट कर लेंगे। अच्छा, अब आपको ये तो पता चल गया 1 से लेके n तक की क्रमागत संख्याओं का योग क्या होता है, n + 1/2। लेकिन मुझे अगर फॉर्मूला याद ना हो तो मैं क्या करूंगा। मैंने कहा 1 + 2 + 3 + 4 9 तक की मैंने ये संख्याएं लिख ली। ठीक है, 9 तक का योग हम निकाल के देख लेते हैं, हमारा आएगा 45। एक तो हम फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे तो 45 आ जाएगा। दूसरी बात मैं क्या करता हूं, मैं जो इस पूरे जब बात हम हमेशा क्रमागत में करेंगे, ये बात हम ध्यान रखेंगे, क्रमागत की ही बात चलेगी। जो चीज मैं कह रहा हूं क्रमागत संख्याओं पे ही अप्लाई होगी। मैं ये देख रहा हूं, मैंने 1 से लेकर 9 तक की संख्या देख ली। मैं क्या करूंगा, पूरे का एवरेज मैं निकालूंगा तो 45/9 = कितना आएगा, 5। ठीक है,
कुल मिलाकर मैंने एवरेज निकाला 45/9 = 5 है। मैं इसको भी छोड़ देता हूं, मैं क्या करता हूं पहली और आखिरी संख्या का एवरेज निकालता हूं। कितना आएगा 1 + 9/2 10/2 = 5। जब भी बात क्रमागत संख्याओं में चलेगी आप पूरे का एवरेज ना निकालें, पहली और आखिरी संख्या का एवरेज निकालते हैं, वो ही पूरी क्रमागत संख्याओं का एवरेज माना जाएगा। ये क्रमागत संख्याओं की बात होगी, ऐसा नहीं है रैंडमली कोई संख्या बीच में आ जाए तो हम एवरेज निकालने से सेम आएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, मुझे संख्याओं को जोड़ना भी नहीं है। अब ये तो 9 तक की थी तो हमने जोड़ दी, ठीक है, तो हमने निकाल के एवरेज निकाल लिया। मैं ये कह रहा हूं पहली और 9, ठीक है, ये हो गया। अब मैंने ये देखा पहली और आखिरी संख्या का एवरेज निकाला, कितना आया 5। मुझे पता है टोटल संख्याएं कितनी है 9, 5 निम्न कितना हो गया 45। अब ये तो आपने छोटी चीज पर देखी, अब हम इस चीज को एक बड़ी संख्या पर अप्लाई करके देखते हैं कि ये सही बैठती है या नहीं बैठती है। मैं ये कह रहा हूं मैंने 1 से ली संख्या, आप कहेंगे मैंने ले लिया 99 तक, ठीक है। अब मैं इसको करता हूं, मैं क्या करता हूं पहली और आखिरी संख्या का एवरेज निकालता हूं। 1 + 99/2 100/2 50। मुझे पता है एवरेज कितना आया 50। टोटल संख्याएं कितनी है 99। मैं 50 की 99 से गुणा कर देता हूं, कितना आया। गुणा करना बड़ा ही आसान है, आप सोचेंगे मैं इसकी इससे करता हूं, नहीं, मैं 50 की 100 से गुणा करता हूं, कितना आएगा 5000। 5000 में से मैं 50 घटा देता हूं, एक ही तो कम है 100 में से, 5000 में से मैंने 50 घटाए तो आया 4950। गुणा करने की भी अपनी अपनी टेक्निक्स हैं, आप दिमाग में रख के गुणा करेंगे बहुत ही आसान है। 4950 ही आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं, हम फॉर्मूले में रख के देखते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है ये चीज सही है कि नहीं है। फॉर्मूला क्या था 1/2 n + 1। भाई यही तो फॉर्मूला था, मैंने कहा 1/2 n कितना है 99, n + 1 कितना है 100, 50। 99 × 50 यही तो संख्या आ रही है 4950। तो मैं ये कह रहा हूं अगर आपको क्रमागत संख्याओं में फॉर्मूला ना भी याद हो तब भी आप इस चीज को निकाल सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी 1 से। अगर संख्या 1 से भी शुरू ना होके, मैंने कहा संख्या शुरू हो रही है मैं ये कह रहा हूं 11 से शुरू हुई, 11 + 12 + 13, इनका योग निकालना है। मैं क्या करूंगा इनका योग निकालूंगा, तो पहले मैं इनका एवरेज निकाल लेता हूं पहली और आखिरी संख्या का। 99 + 11/2 110/2 55। टोटल संख्याएं कितनी है बड़ा आसान है, 99 में से मैं 10 घटा देता हूं शुरू की, 11 से जो शुरू किया 99 में से 10 घटाए कितनी बची 89। 55 × 89, मैं 55 के 89 से गुणा ना करके मैं 90 से गुणा कर लेता हूं ना। 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45 और 5 50 - 55, एक कम कर दिया ना 89 वाला, तो कितना आया 4995। ये हमारा आंसर। 1 मिनट, 4995 आएगा आना तो ये चाहिए पिछली बार, हाँ सही है ये आएगा। पहले हमने कितने का करा था 50 × 99, तब 4950 आया था ना, सॉरी हाँ, लेकिन ये चीज हमारी गलत आ रही है। 55 × 89 मैं कर रहा हूँ 9 × 90 से करता हूँ, 9 × 5 = 45, अच्छा ये 49 आएगा, सॉरी मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने कहा ये गलत कैसा आ गया, तो ये आएगा 4895 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमें अगर फॉर्मूला ना भी याद हो तब भी हम आंसर निकाल सकते हैं, वरना मैं फॉर्मूले से करूंगा, ओरिजिनल फॉर्मूले से करूंगा। तो कैसे करूंगा, मैंने कहा 1 से 50 11 से 99 तक की संख्याओं का योग, सॉरी 1 से 99 तक की संख्याओं का योग माइनस
1 से लेके 10 तक की संख्याओं को योग, क्योंकि सिग्मा n वाला जो फॉर्मूला है वो तो 1 से स्टार्ट होता है, वो तो रैंडम बीच वाली संख्या से स्टार्ट नहीं होता है ना। अगर कभी बीच वाली संख्याओं से आपसे योग पूछ ले क्रमागत संख्याओं से, तो हम इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं, पहली और आखिरी संख्या से उसका एवरेज निकालेंगे और जितनी टोटल संख्याएं होंगी उनसे गुणा कर देंगे। ठीक है, आप इस चीज को देख सकते हैं। हम एक और चीज पे बात करते हैं। ये तो हो गई क्रमागत। अब मैं बात करने वाला हूं क्रमागत सम संख्याओं के योग की बात। मैं कह रहा हूं, सॉरी पहले विषम की कर लेते हैं। 1 3 5 7। शुरुआत की क्वेश्चन किस तरह से आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्रमागत 20 विषम संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, मैं आइडिया लगा लेता हूं। 20 दूनी 40 माइनस 1 39। क्रमागत 20 विषम संख्या 1 कम 39। 20 दूनी 40 माइनस 1। 40 विषम संख्या 40 दूनी 80 माइनस 1। 38 विषम संख्या 38 दूनी 76 माइनस 1। 1 से लेकर 75 तक हो जाएगा इस तरह से। यहाँ 20 तक की बात की है तो 1 से लेकर 39 तक की। अब मुझे क्या करना है, इनका योग बताना है। 20 क्रमागत संख्या है, इसका वैसे सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख दूंगा n स्क्वायर। n स्क्वायर, n की वैल्यू कितनी है 20, 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400। सबसे आसान तरीका 400 क्यों, इस तरह। तो आप लिख सकते हैं प्रथम n क्रमागत संख्याओं का योग, प्रथम n क्रमागत संख्याओं के योग की बात हो रही है ये। मैं इसको लिख देता हूं प्रथम n विषम क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा n स्क्वायर। अब प्रथम n सम क्रमागत विषम संख्याओं का योग n प्लस 1, यही तो होगा। जब मैं बात करूंगा विषम संख्या, अब हम एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा 1 प्लस 3 प्लस डॉट 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 20 संख्याएं हैं, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 400। 2 प्लस 4 प्लस 6 20 संख्याएं, तो ये हो जाएगा 20 गुणा 21। एक ज्यादा है ना, n प्लस 1 420। इस तरह से ये फॉर्मूला काम करेगा। लेकिन हमें ये फॉर्मूला याद ना रहे, या फिर ये क्रमागत मतलब शुरू की 20 से ना पूछे, ये पूछ ले 10 से लेकर 50 तक की विषम संख्याओं का योग बताओ, तब हमें क्या करना है। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं। दस से लेकर 50 तक क्रमागत संख्याएं विषम, जैसे मैं कह दूं, मैंने कहा 11 प्लस 13 प्लस 15 49, यही तो होगा। 10 से लेकर 50 तक के बीच की क्रमागत संख्याओं का योग बताओ। मुझे बस ये पता करना है कि यहां से 10 से लेकर 50 के बीच में विषम संख्याएं आएंगी कितनी। अब मैं ये कैसे पता करूंगा, मैं ये देखता हूं 10 से लेकर 20 तक के बीच में, मतलब एक 10 संख्याओं में कितनी विषम संख्याएं आती हैं 5। मैं गिन लेता हूं 11 13 15 17 19, 5 संख्याएं 10 संख्याओं के बीच में। तो ये 11 से लेकर 49 तक के बीच, 50 तक के बीच में कितनी आएगी, 10 से लेकर 50 तक के बीच में 4 बार काउंटिंग हुई ना। 10 से क्या कहते हैं 11 से लेकर 20 1, 21 से लेकर 30 1, 31 से लेकर 40 1 और 41 से लेकर 50 1, यानी 4 बार काउंटिंग हुई। तो मैंने देखा 5 गुणा 4, टोटल संख्याएं कितनी निकली 20। ठीक है, अब 20 संख्याएं निकली।
अब मुझे इनका योग निकालना है। अब मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकता हूँ एन स्क्वायर वाला कि क्रमागत विषम संख्याओं का योग बताओ 20। नहीं, अब मुझसे संख्या पूछिए 11 से लेकर 49 तक की। मैंने देखा टोटल विषम संख्याएं कितनी है 20। तो मैं क्या करूंगा, सेम एवरेज वाला हम लगाएंगे यहाँ पर। पहली और आखिरी संख्या का एवरेज निकालेंगे। 11 प्लस 49 बाई 2 कितना आया ये 60 बाई 2 30। टोटल संख्याएं कितनी है 20। तो सम कितना आया 600। ये चीज आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, बात क्रमागत में रहेगी ये चीज अप्लाई। कोई रैंडम नंबर बीच में आ गया तो उसमें नहीं कर सकते। यही चीज हम सम संख्याओं में अप्लाई करते हैं। देखते हैं। मैंने कहा 10 से लेकर 50 तक सम संख्याएं का योग। मैंने कहा 10 प्लस 12 प्लस 14 टोटल 50। अच्छा, जब भी हम नंबर को जोड़े ना, मतलब जब नंबर निकालें कि हमें पता करना नंबर है कितने, आपने 0 से शुरू करके 0 पे खत्म ना करें। आप सोचे ये 10 मैंने हटा दिया, मैं 11 से लेकर 50 के बीच का निकालता हूँ। 10 उसमें एक संख्या उसमें बाद में जोड़ दूंगा। चाहे आप सम संख्या निकालें या विषम संख्या निकालें, इस तरह से जब हम निकालेंगे ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन कम रहेगा। मैंने कहा 11 से लेके 20 तक के बीच में कितनी सम संख्याएं हैं 5। कैसे 12 14 16 18 20। 21 से लेके 20 तक 30 तक के बीच में 5। फिर से 31 से लेके 40 तक के बीच में 5 और 41 से लेके 50 तक के बीच में। टोटल संख्याएं कितनी है 20 और एक ये 10 है। तो टोटल संख्याएं कितनी हो गई 21। तो यहां पे मैं एवरेज निकालूंगा 50 प्लस 10 बाई 2 60 बाई 2 30 गुणा 21 कितना आएगा 630। तो ये चीजें कुछ हैं जो हम अप्लाई करेंगे। और एक चीज और मैं यहाँ पर बताना पसंद करूंगा, आप इस चीज को देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। थोड़ा एवरेज से ये चीज रिलेट करती है। जैसे मैंने कहा 5 क्रमागत संख्याएं हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं इनका जो एवरेज निकालूंगा, जब भी मैं एवरेज निकालता हूं, एवरेज क्या होगी वो बीच वाली संख्या होगी 5 और 1 6 1 प्लस 5 बाई 2 6 बाई 2 3। जब नंबर विषम हो ना संख्याओं का तो एवरेज निकालना बड़ा आसान है। इनके बीच की संख्या आ जाती है जो आपको उसी में मिल जाएगी। लेकिन जब नंबर सम होगा, मैंने कहा ये छठी संख्या है, अब मैं क्या करूंगा, मैंने कहा 1 और 6 कितने होते हैं, मैं यहां रख देता हूं 1 और 6 7। तो ये बचा 3.5। जब ऐसा कोई नंबर आएगा दशमलव में 3.5 या 4, तो आप क्या करेंगे 0.5 आगे जोड़ दो, 0.5 पीछे जोड़ दो, या फिर उसके जस्ट आगे की संख्या ले लें, एक उसके जस्ट पीछे की संख्या ले लें। मैंने कहा 0.5 से आगे कितनी हो गई 4, इससे पीछे की होगी 3। अब 2 संख्याएं और आगे रख दें, 2 संख्याएं और पीछे रख दें। इस तरह से हम देखेंगे क्वेश्चंस को। तो हम पहला क्वेश्चन यहां पर करने की कोशिश करते हैं टाइप 3 का, नंबर सिस्टम टाइप 3 पहला क्वेश्चन लगाओ। ये बहुत काम की चीजें हैं, थोड़ी थोड़ी क्वेश्चन से आपको और एक्सप्लेन होते रहेंगी। क्या हुआ, अरे ये नंबर सिस्टम टाइप 4 आ गया भाई, टाइप 3 ये वाला। रोक दो यहीं पे। ठीक है, क्वेश्चन मैं यहां पर पढ़ देता हूं, तो पलट गया। ठीक है, बैक करो। दिखाओ। ये माउस मोड में चली गई। ठीक है, क्वेश्चन मैं यहां पर पढ़ देता हूं। यदि 5 क्रमांक पूर्णांकों का योग 10 हो तो उनमें सबसे बड़ा फॉर्मूला ऐसे किस रूप से संबंधित होगा। एस की फॉर्म में हमें बताना है।
10 होगा, एस होगा ना, ये 10 गलत लिखा हुआ है, ये एस होगा। तो इनमें हमें सबसे बड़ा फॉर्मूला बताना है एस की फॉर्म में। ऑप्शन में आपको बता देता हूं, एस प्लस 10, ये ब्रैकेट लगा हुआ यहाँ पर, अपॉन 5, एस प्लस 4 अपन 4, एस प्लस 5 अपन 4, एस प्लस 10 अपन 5, इस तरह से ये लिखे हुए हैं। अब मुझे जो चीज मैंने अभी अभी पढ़ी है, अब हम इस चीज को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। संख्याएं कितनी है, 5, यानी विषम नंबर है। तो मैं क्या कहता हूं, जब 5 संख्याएं हैं तो उनका जो एवरेज होगा वो कौन सी संख्या होगी, तीसरी संख्या, बीच वाली संख्या। मैंने एवरेज निकाला s/5, ये कौन सी संख्या है, तीसरी संख्या। मैंने इसमें 2 और जोड़ दिए, कितना आया, s प्लस 10/5, ये हमारा आंसर है, डी ऑप्शन हो गया यहाँ पर। इस तरह से जब हम चीजों को करेंगे, थोड़ा समझकर जब हम इन्हें करने की कोशिश करेंगे ना, क्वेश्चंस आपके, इस तरह के क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे। ये टाइप आप देखेंगे, इस टाइप में आपको क्वेश्चन करने में मुश्किल से 25 से 30 सेकंड का ही समय लगने वाला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पढ़ देता हूं। ऐसी 3 क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली का 2 गुना, दूसरी का 3 गुना और तीसरी का 4 गुना जोड़ने पर 191 हो जाता है। संख्याएं हमारी 19, 20, 21, 22, 23, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 3 क्रमांक संख्याएं निकालनी है, ठीक है। मैंने कहा पहली संख्या क्या है, x, दूसरी x प्लस 1, तीसरी x प्लस 2। पहली का 2 गुना 2x हो गया, दूसरी का 3 गुना 3x प्लस 3 हो गया, चौथी का 4 गुना 4x प्लस 8 हो गया, बराबर में कितना हो गया, 191। अरे 2 3 5 और 4 9, 9x इक्वल टू कितना हो गया, 3 और 8 11। मैं 191 में से 11 घटा दिया, 180। x इक्वल टू कितना आया, 20। पहले संख्या 20 आ गई तो हमारे ऑप्शन क्या हो गए, 20, 21 और 22। इस तरह से जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो 3 लाइनों का क्वेश्चन है, इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है, ठीक है। इतना ही लिखना होता है एग्जाम में। आपके सामने स्क्रीन पर अगर एग्जाम में पेपर है तो इस सेकंड को आपके सामने मुझे करने में कितना समय लगा, मुश्किल से 15 से 20 सेकंड। इसी तरह से करने हैं ना सारे क्वेश्चन, ठीक है। और ये चीज आपको मतलब कॉन्फिडेंट कैसे आएगा करने के लिए, भाई सीधी सी बात है, जब आपकी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रखी होगी, जब आपने मतलब एक तरीके से मैं ये मानता हूँ पर टॉपिक कम से कम आपने 200-300 क्वेश्चन लगभग कर रखे होंगे। हालांकि मेंसुरेशन में ज्यादा करने होते हैं, मेंसुरेशन अपने आप में एक बहुत लेंथी टॉपिक है। आप मान लीजिए ज्योमेट्री, अगर आप ज्योमेट्री पढ़ लेना, आपको उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्वेश्चन इस तरह से घूम के आएगा कि आप सोचोगे कि ये हुआ क्या, ठीक है। उसमें वैरायटीज बहुत हैं, क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, बहुत तरीके के बनते हैं। वहां पर आपको क्वेश्चन की बहुत ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। सेम बात करते हैं अलजेब्रा, काफी वास्ट टॉपिक है। अगर दिमाग में चीज फंस गई तो फंस गई, क्वेश्चन देख कर हो गया तो हो गया, और नहीं हुआ तो आप करते रह जाओगे, लेकिन क्वेश्चन का पता नहीं चलेगा कि ये करना कैसे है, ठीक है। इसी तरह से जब हम बात करेंगे ना नंबर से, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का भी सेम रहता है। अगर आपको आइडिया लग गया कि हाँ ये कैसे करना है, मतलब क्वेश्चन का करने का आपको पता चल गया कि ये मैं क्वेश्चन इस तरह से करने वाला हूं, तो आप उसको कर लोगे। और नहीं कर पाए तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि दिमाग में नहीं आएगा ना तो कर नहीं पाओगे। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करना होता है, जब हम इस तरह के क्वेश्चंस हम करेंगे तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री है हमारा, और ये मेंसुरेशन है, और ज्योमेट्री है या अलजेब्रा है, इन्हें करने के लिए हमें चाहिए पर बहुत सारी प्रैक्टिस, लगभग हर टाइप के हम कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन या 25 से 30 क्वेश्चन हमने कर रखे हों। लेकिन एक चीज ये भी है, कभी कभी क्या होता है, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, हमने हर तरह का क्वेश्चन कर लिया, मगर एग्जाम में कुछ नई तरीके का कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आपको करना क्या, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, मान के चलिए मैथ का, आप क्वेश्चन पे लगाइए 15 से 20 सेकंड, मैक्सिमम 30 सेकंड। 30 सेकंड में आपको लगता है कि मैं ये क्वेश्चन कर लूंगा, क्योंकि इतना तो बेसिक इंस्टिंक्ट कहती है ना कि मैं ये क्वेश्चन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर 30 सेकंड के बाद आपको लग रहा है कि मैं क्वेश्चन
दिमाग में रहा कि ये क्वेश्चन होगा या नहीं होगा, या आप डाउट में रहे, तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दो उस टाइम के लिए। क्योंकि कभी कभी एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, उस समय हमारे दिमाग में चीजें क्लिक नहीं करती हैं, लेकिन हम जब बाद में क्वेश्चन पे वापस लौट के आते हैं, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है, जब आप शुरुआत में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, आपके ऊपर प्रेशर है बहुत ज्यादा। प्रेशर किस बात का है कि इतने सारे क्वेश्चन पढ़ें, टाइम कम ना पड़ जाए। पहले क्या है कि एक क्वेश्चन के चक्कर में हम क्या कहते हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस का तो नुकसान नहीं कर सकते ना। पता चला हमने एक क्वेश्चन में 5 मिनट दे दिए, इतना टाइम हमने उसको दे दिया, उसकी जगह हम 7-8 क्वेश्चन अलग कर सकते थे। ये नहीं करना है, आपको पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आप कर सकते हो। तो किसी क्वेश्चन में अगर आप 30 सेकंड से ज्यादा ले रहे हो, तो आप उस क्वेश्चन को स्किप करो। स्किप करने में ज्यादा फायदा है। लास्ट में जब आप मान के चलिए 70-80 क्वेश्चन में, जैसे 100 क्वेश्चन का पेपर है, आपने 70 से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, 80 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर चुके हो, उसके बाद जब आप उस क्वेश्चन को करने के लिए आ रहे हो, तो आपके माइंड के ऊपर वो प्रेशर नहीं रहेगा कि हाँ मेरे इतने क्वेश्चन छूट जाएंगे, इतने क्वेश्चन छूट जाएंगे। प्रेशर का बहुत खेल होता है। बात रही प्रैक्टिस करने की, तो प्रैक्टिस करने का ऐसा है, जब आप एसएससी की या किसी एग्जाम की तैयारी करते हो ना, जब आप तैयारी करोगे तो आपकी वो तैयारी तभी काम देती है। मतलब पता चला आप पढ़ तो रहे हो, शुरू में 2 घंटे पढ़े, फिर 4 घंटे आप खेलने चले गए, इस हिसाब से कोई काम नहीं चलेगा। बात तब है जब मजा तब आता है ना, जब मतलब आप दिन में पढ़ लो, वही चीज आपके सपनों में चल रही है रात में। आप दिन में मैथ का क्वेश्चन कर रहे हो, रात में मैथ आपके सपनों में चल रही है। दिन में आप जीएस पढ़ लो, रात में आ रहा है कि बाबर को किसने मारा था। ये चीज चलनी चाहिए, मतलब दिमाग में दिन वाली चीजें दिमाग में चलनी है। पता चला आपने 2 घंटे मैथ पढ़ा या कोई जीएस पढ़ा या इंग्लिश पढ़ा, और उसके बाद आप ब्लैंक, पूरे दिन कोई किताब खोल के नहीं दिखी, रात को पता चला शाम को घूमने निकल गए और आ रहे हैं रात को आके सो गए। इस तरह से चीजें टेंशन नहीं हो जाती, चीजें याद नहीं रहेंगी। अब आप भी सोचो, कुछ बंदे तो ऐसे होते हैं, इतने बहुत कूल होते हैं, जैसे कि मान के चलो वो तो 3 घंटा या 4 घंटा पढ़ाई करते हैं, पूरे तरीके से खेलते हैं, मजे लेते हैं, फिर भी उनके मार्क्स काफी अच्छे रहते हैं। तो आपको यहाँ पर ये चीज समझनी पड़ेगी, हर किसी की मेमोरी, हर किसी का आईक्यू एक जैसा नहीं होता। जिन बंदों का आईक्यू कम होगा उनको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। और यहाँ पर सबसे मेन चीज है कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी आपको लानी पड़ेगी। आप ये नहीं सोच सकते कि साहब मैं आज संडे के दिन नहीं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं चलता। तैयारी आपको अगर 1 साल में या 6 महीने में ढंग से करनी है ना, तो आप वहाँ आपको संडे छोड़ने पड़ेंगे। या तो आप संडे को देख लो, तो आप 1 साल से 2 साल लगा दो, 3 साल लगा दो। अगर संडे छोड़ोगे तो वही चीज़ आप 6 महीने में कर लोगे, क्योंकि तब आपको माइंड डाइवर्ट नहीं हो रहा है ना, तब आपका सारा फोकस कहाँ है, स्टडी पे। आपने पूरा सप्ताह मेहनत करी, आप संडे को खेलने चले गए, ठीक है, 6 दिन पढ़े, 7वें दिन आप खेलने चले गए, तो 6 दिन जो पढ़ा है वो आप रिटेन नहीं कर पाओगे इतनी आसानी से। कर लोगे मैं उतना नहीं, उतनी एफिशिएंसी में नहीं कर पाओगे जितनी एफिशिएंसी में आपको करना चाहिए। इसलिए अगर आपको ढंग से थोड़ा सा प्रिपरेशन करनी है ना, तो 6 महीने या 1 साल के लिए आप ये छोड़ दो कि संडे भी होता है कि नहीं होता है, 7 दिन कंसिस्टेंसी के साथ एटलीस्ट कम से कम 6 से 7 घंटे पढ़ना बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए। 6-7 घंटों से कम में पढ़ के तो किसी कीमत पे काम नहीं चलने वाला। आप हो सकता है कोई एग्जाम क्लियर कर लो, लेकिन आप कट ऑफ के किनारे से ही कर पाओगे। जो ड्रीम पोस्ट होती है ना, उसको लेने के लिए तो आपको कंसिस्टेंसी 7-8 घंटों से लेकर 10-12 घंटों तक बढ़ानी पड़ती है। कंसिस्टेंसी की ही वैल्यू है। जितना आप अपनी स्ट्रिक्ट रहेंगे ना अपने मतलब चीज़ों पे कि हाँ मुझे ये करना है, टाइम टेबल के हिसाब से आप टारगेट बनाएं, बड़े टारगेट ना बनाएं। ज़्यादा बड़े टारगेट बनाओगे आप ये सोचोगे 2 दिन पढ़ने के बाद कि क्या हुआ, बोले ये तो बहुत बड़ा टारगेट है, मैं कैसे पूरा करूँगा। इन शॉर्ट आप 2 तरीके से टारगेट बना सकते हैं। एक टारगेट बनाए आप 1 महीने वाला, ठीक है, वो बड़ा टारगेट है, लेकिन उस टारगेट को पूरा करने के लिए आप वीकली टारगेट बना सकते हैं कि हाँ मुझे इस वीक में ये कवर करना है। और वीक को कवर करने के लिए आप डेली टारगेट बना सकते हैं, छोटे छोटे 3 तरह से टारगेट आप बना सकते हैं बड़े आराम से। आप पता चला आपने पहले डेली वाले टारगेट में आप 1 दिन का मिस करके आप उसको दूसरे दिन थोड़ा सा कवर करिए, तीसरे दिन कवर करिए। इन शॉर्ट आप वीक में पूरा कर लीजिए। अगर आप थोड़ा सा वीक में छूट गया तो आप उसको इन शॉर्ट अगले वीक में पूरा कर लीजिए। लेकिन ओवरऑल जो टारगेट है ना आपका, मतलब मंथली टारगेट है, वो आपका पूरा होना चाहिए। और दूसरी बात, टारगेट इतने ज्यादा हैवी नहीं बनाए कि आप पूरा ना कर सको। मैंने मतलब आपने सोचा 1 महीना में 1 महीने में मतलब मैं मैथ के 6 चैप्टर खत्म करूंगा। कौन से? मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ये 4 चैप्टर तो कम से कम मैं करूंगा ही करूंगा। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। इन 4 चैप्टर को पढ़ने के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए, क्योंकि ये एक चैप्टर बाकी सारे 2-3 चैप्टर के बराबर ही होता है। इस तरह से कहने का मतलब ये टारगेट सुटेबल बनाए, ज़्यादा बड़े ना बनाए, छोटे छोटे टारगेट बनाए। और क्या कहते हैं,
इतने छोटे, इतना आसान भी ना बनाए कि सब 1 महीने का टारगेट था, हमने 15 दिन में खत्म कर लिया, अब 15 दिन तो मौज लें, क्योंकि टारगेट तो हमने 1 महीने का बनाया था, अब क्या करना है, 1 महीने तक मौज लो। ऐसा नहीं करना है, मीडियम बनाना है, ठीक है। तो इसी तरह से हम देखेंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन हो गया है, इस क्वेश्चन को इसी तरह से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में यहां पर पढ़ देता हूं। गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में है। यदि उनके कुल अंक 185 हैं, उच्चतम अंक कितने हैं? अरे बहुत आसान है यार, 5 विषम संख्याएं हैं लगातार कुल मिला के, हमें नहीं पता कौन सी, लेकिन टोटल कितना है, 185। मैं ये कह रहा हूं जब 5 विषम संख्याएं हैं, ठीक है, जब मैं इनका औसत निकालूंगा, मैंने कहा ना 5 संख्या का औसत निकालेंगे तो कौन सी संख्या आती है, तीसरी जो बीच में होती है। तो जब मैं 185 का औसत निकालूंगा, 185 बाई 5, 5 3 15, 5 7 35, कितना आया, 37। जब 37 ये मीडियम संख्या होगी तो दो संख्याएं कितनी होगी, 35 और 36, इधर 38 और 39। तो इन्होंने क्या पूछा है, तो उच्चतम अंक कितने हैं, 39। यही हमारा आंसर है। इस तरह के क्वेश्चंस को करने का ये तरीका है। आप ये नहीं 5 को मतलब x प्लस 1 x प्लस 5 तक हम मानेंगे, उसके बाद निकालेंगे, इस तरह से नहीं करना है। एवरेज निकालना है, इस तरह से हम काम करें। क्रमागत संख्याओं वाले जितने क्वेश्चन आएंगे बहुत आसान होंगे। देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या है? n प्लस 1/2। ये मैं ऑप्शन थोड़ा करेक्ट कर देता हूं, ठीक है। n प्लस 1/2 ये सही है, और ये n स्क्वायर n प्लस 1/2 ये भी सही है, और n प्लस 1/2 ठीक है। n प्लस 1/2, n प्लस 1/2, n स्क्वायर n प्लस 1/2, 2n प्लस 1/2। अब आपको पता है समांतर माध्य क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ सम ऑफ द टर्म्स, सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। मैंने कहा 1 प्लस 2 प्लस 3 n डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स हैं, n। अरे भाई इसका फॉर्मूला तो आपको याद है ना, मैंने लिखवाया था ना, सिग्मा n कितना होता है, 1/2 n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n, कितना आया, n प्लस 1/2। आंसर कौन सा हुआ, बी। बहुत आसान है, 30 सेकंड से ऊपर का कोई क्वेश्चन है ही नहीं। इस तरह के जितने क्वेश्चन हम करने वाले हैं आज नंबर सिस्टम में। अगला क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूं। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या है? ऑप्शन है 19, 17, 22, 20। अरे प्रथम 20 विषम यही है क्या? अच्छा, विषम प्राकृतिक संख्याओं को समांतर माध्य, हाँ ठीक है, सॉरी। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं को समांतर माध्य क्या हो गया? पदों का योग नंबर ऑफ टर्म्स बटे 20। भाई 20 का पूछा, हमें 20 से बात करना पड़ेगा समांतर। ये क्या है? मैंने कहा मैं n स्क्वायर में कह दूं इसको, क्योंकि शुरुआत प्रथम से हो रही है ना, प्रथम से बात कर रहा है वो। जब प्रथम से बात करेगा तो विषम संख्याओं का योग हमने क्या पढ़ा था, n स्क्वायर बटे 20। तो क्या था इनकी वैल्यू, 20 गुणा 20 बटे 20। अरे भाई कितना आया, 20। हमारा ऑप्शन क्या हुआ, 20। ये चीज तो मैंने बेकार में कह दी। अगर 17 संख्याओं का समांतर माध्य पूछेगा, विषम का समांतर माध्य पूछेगा ना 17 संख्याओं को, तो वो 17 होगा। 18 का पूछेगा 18 होगा, 19 का पूछेगा 19, क्योंकि n स्क्वायर अपॉन n ही तो रखना है। अरे ओरिजिनल तो यही है ना, देखा जाए तो n स्क्वायर अपॉन n प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं में, ठीक है। n स्क्वायर जब सम संख्याओं की बात आएगी तो क्या होता है, n प्लस 1 होता है ना ये,
सम में मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, सम में सम संख्या n प्लस 1 बाई समांतर माध्यम में संख्याओं से जो डिवाइड करते हैं, मैंने n से n काट दिया, कितना बचा n प्लस 1। जब प्रथम 10 समांतर संख्याओं का प्रथम 10 सम संख्याओं का समांतर माध्य पूछेगा तो वो कितना आएगा 11 है। प्रथम 11 सम संख्याओं का समांतर माध्य कितना आएगा 12 है। सम में एक जुड़ जाएगा, विषम में उतना ही रहेगा। ठीक है, समांतर माध्य की बात हो रही है प्रथम में। प्रथम 50 संख्याओं का समांतर प्रथम 50 सम संख्याओं का समांतर माध्य अगर वो पूछता है तो सम में कितना आएगा 51। प्रथम 50 विषम संख्याओं को समांतर माध्य पूछेगा तो कितना आएगा 50। इस तरह से अगर वो कहते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य तो क्या होगा। मैं यहाँ देखता हूँ n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है 1/2 n प्लस 1। समांतर माध्य के लिए मैं n से भाग दूंगा, मैंने n से n काट दिया तो कितना आया n प्लस 1/2। जब वो कहेगा प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का, यहाँ पर सम और विषम नहीं कह रहा है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य की जब भी बात होगी तो 50 प्लस 1 51/2 यानी 25.5। प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य की बात जब भी होगी तो 60/2 प्लस 1 कर दो, नहीं ऐसा नहीं, 60 प्लस 1/2 कितना होगा 31.5। ठीक है, मतलब जितनी संख्याओं की बात करेंगे उसका आधा करके उसमें 0.5 जोड़ देना है। इन शॉर्ट अगर हम निकालें तो जैसे कि मैं 50 की बात करूं तो 50 प्लस 51/2 कितना आया 25.5। 50 संख्याओं की बात करेगा तो 25 आएगा, उसमें मैंने 0.5 जोड़ दिया। 60 संख्याओं की बात करेंगे तो 30 आएगा, उसमें मैं 0.5 जोड़ दूं। 68 संख्याओं की बात करेंगे तो इसमें 34 आएगा, 34 में 0.5 जोड़ा 34.5। समांतर माध्य प्रथम क्रमांक संख्याओं की जब भी बात होगी तो बहुत ही आसान रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अरे 3 क्रमागत संख्याएं हैं ना, 5 से विभाज्य, हम ये चीज तो हम बाद में देखेंगे। 3 क्रमागत संख्याएं हैं, उनका योग कितना 225 है। हम क्या करते हैं 3 क्रमागत संख्याओं का योग 225 तो 3 से डिवाइड करते हैं, तो जो उनका एवरेज होगा वो बीच वाली संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी दूसरी, मैंने कहा 225/3, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 75, ये बीच वाली संख्या आ गई, दूसरा नंबर की संख्या आ गई। हमें ये देखना ये 5 से विभाज्य है, बिल्कुल है सब, पहली संख्या आ गई। तो हमने कहा 75 ये हो गई, एक 80 हो गई, एक 70 हो गई, क्योंकि हमें 5 से विभाज्य लिखनी है, हमें यहाँ 74 और 76 नहीं लिखना है। देखो जी, जब कोई एक संख्या आ गई ना, मैं 74 और 76 लिख दूं, उसका योग भी 225 आएगा। 78 और इधर क्या कहते हैं 77 और इधर 73 लिख दूं, उसका योग भी आएगा। 80 और 70 लिख दूं, उसका योग भी आएगा। मगर हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 से विभाज्य लिखनी थी, तो मैंने +5 कर दिया, इधर -5 कर दिया, सॉरी इधर -5 इधर +5। जब एवरेज निकालते हैं तो वो बीच वाली संख्या आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नहीं 1 मिनट, उसमें हमारा आंसर क्या हो गया, सबसे बड़ी संख्या 80। अगला क्वेश्चन, 108 के कितने गुणनखंड ऐसे हैं अभाज्य संख्याएं हैं। अच्छा, गुणनखंडों का एक केस हमने पढ़ा था, थोड़ा सा और एक बार देख लेते हैं। 108 को रखते हैं, मैंने कहा 24 संख्या है कोई, मैं 24 का गुणनखंड करता हूं, 8 3 24, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर कितना हो गया, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। ठीक है, हम क्या करते हैं जब भी हम गुणनखंड निकालते हैं संख्याओं को हम अभाज्य संख्या तक तोड़ते हुए चलते हैं। जैसे अगर मैं कहूं 24 पंजे 120 है, अगर मैं 120 में यहां लिख दूं तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1।
अभाज्य संख्याओं तक हम तोड़ते उसको चलेंगे, ठीक है। अब हम टोटल नंबर ऑफ, मैं इसके अगर मैं फैक्टर निकालू ना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मैं निकालता हूं, जैसे 24 को लेके चलते हैं, 120 को हटा देते हैं। मैंने कहा इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, तो आप जानते हैं जो घात है उसमें एक जोड़ूंगा, 4 गुणा 2 इजिकल टू 8। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आएंगे, 24 के 8। कौन से होंगे, मैं लिख लेता हूं 1 2 3 4 6 8 12 24। काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। लेकिन मैं इसमें से कितने फैक्टर निकालना चाहूंगा, अभाज्य फैक्टर निकालने हैं। मैंने 1 को हटा दिया, मैंने 4 को हटा दिया, 6 को हटा दिया, मैंने 8 को हटा दिया, मैंने 12 को हटा दिया, मैंने 24 को हटा दिया, ठीक है। तो टोटल अभाज्य संख्या मतलब टोटल जो फैक्टर हमारे निकले, क्या पूछा इन्होंने, कितने गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हैं, तो कितनी अभाज्य संख्याएं निकली, 2 और 3, एक ये एक ये। 120 के केस में कितनी हो जाती, मैं यहां लिखूंगा 120 को 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर। 120 के केस में कितने अभाज्य गुणनखंड हो जाते, 1 2 हो जाता है, 1 3 हो जाता है, 1 5 हो जाता है। आप कहेंगे साहब ये बाकी सारे कोई अभाज्य संख्या नहीं है। आप एक को ध्यान रख लें, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, ना एक भाज्य, मतलब एक ना तो कंपोजिट नंबर है और ना एक प्राइम नंबर है। इसके बारे में हम अभी रुक के बात करेंगे थोड़ा सा, एक को भी हम डिस्कस करेंगे, प्राइम नंबर भी हम डिस्कस करेंगे और कंपोजिट नंबर भी हम डिस्कस करेंगे अभी जब क्वेश्चन आएगा। तो मैंने देखा 24 के केस में कितने हम क्या कहते हैं अभाज्य वो हुए फैक्टर 2। अब हम बात करते हैं 108 की। मैंने 108 लिख लिया, मुझे पता है 27 चौके 108, 2 की पावर 2 3 की पावर 3, 2 दूनी 4 3 12 3 36 3 108, ठीक है। तो कितने अभाज्य फैक्टर हैं इसके, भाई 1 2 है 1 3 है, बस कितने हुए 2, 1 इज द आंसर। इसी तरह से जब हम किसी के भी अभाज्य फैक्टर निकालेंगे तो इसी तरह से बड़े आराम से आ सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे, अच्छा अभाज्य संख्याओं वाला आज हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा। प्राइम नंबर, अच्छा अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं देखते हैं पहले। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर एक वो निकालता हूं थोड़ा सा, ठीक है। मैं 2 और 3 को तो छोड़ देता हूं, 2 और 3 आप याद कर लेना। मैंने कहा 5 और 7 11 13 17 19 23 29। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप ये चीज तो समझिए, 5 जो है 6 से 1 कम है, 7 जो है 6 से 1 ज्यादा है, 11 जो है 6 दूनी 12 में से 1 कम है, 13 जो है 6 दूनी 12 प्लस 1, 17 6 3 18 माइनस 1, 19 6 3 18 प्लस 1, 23 6 चौक 24 माइनस 1, 6 चौक 24 प्लस 1 25 जो कि नहीं है, 30 6 पंजे 30 माइनस 1 31 6 पंजे 30 प्लस 1। मैं ये कहना चाह रहा हूं कोई भी अभाज्य संख्या 2 और 3 को छोड़कर 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हर संख्या जो 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में हो वो अभाज्य संख्या होगी, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, क्योंकि आप 25 को ले लीजिए, वो 6n प्लस 1 की फॉर्म में है, 6 चौक 24 प्लस 1, लेकिन वो अभाज्य संख्या नहीं है। बट जितनी अभाज्य संख्याएं होंगी वो आपको इस फॉर्म में मिल जाएंगी। इससे क्या होगा, आपको ये पता करने में थोड़ी आसानी रहेगी कि ये संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको एक तरीके से लिख सकता हूं, यहां पे ऐसे ही नोट कर लीजिए, जितनी अभाज्य संख्याएं होंगी वो 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में होंगी, ठीक है। जितनी अभाज्य संख्याएं होंगी वो 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में होंगी, लेकिन जरूरी नहीं है जितनी संख्याएं 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में हों वो सारी ही अभाज्य संख्याएं हों, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है।
जैसे कि आप और भी कोई ले लीजिए, 6 छंग 36 प्लस 1 37 तो एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 6 छंग 36 माइनस 1 35 एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको देख लेते हैं। 2 और 3 का आप याद कर लीजिए, एक अभाज्य भी नहीं होती है, कंपोजिट भी नहीं होती है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर, या फिर हम इसके बारे में बात कर ही लेते हैं थोड़ा सा। मैंने कहा एक क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती हैं। जैसे अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका खुद के अलावा एक अन्य फैक्टर होता है, वो होता है एक, केवल 2 फैक्टर। गुणनखंड। अब मैं कह रहा हूं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती है। इसको प्राइम बोलते हैं, कंपोजिट को भाज्य बोलते हैं क्या। अच्छा, संयुक्त तो संख्या होती है। उसके कह लीजिए संयुक्त संख्या कह लीजिए, भाज्य कह लीजिए, संयुक्त संख्या भी कहते हैं इसे। ठीक है, इसके क्या होते हैं, एक से अलग 2 फैक्टर होते हैं, कम से कम 2 फैक्टर, एक से अलग कम से कम 2 फैक्टर। ठीक है, इसमें अभाज्य में क्या होता है, एक तो एक होता है, एक वो खुद संख्या होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे 2 है, 2 क्या अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, क्या है। 2 एक प्राइम नंबर है, क्यों, उसके केवल 2 ही फैक्टर हैं, एक तो 2 खुद है, एक उसका एक है। 2 एकमात्र ऐसा नंबर है जो सम भी है और प्राइम भी है। तो मैं ये बात करता हूं, दो सम संख्या और क्या है ये, प्राइम नंबर, अभाज्य। ठीक है, 2 एकमात्र ऐसा नंबर है। बात करते हैं हम एक की, एक के ना तो 2 फैक्टर होते हैं ना 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, एक का सिर्फ एक फैक्टर होता है, वो होता है खुद एक। ठीक है, तो एक क्या है, एक ना तो कोई प्राइम नंबर है, वन नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, ना तो अभाज्य ना भाज्य, यानी संयुक्त। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। मैं क्या करूंगा, 6n प्लस -1 वाला रूल मैं यहां पर चेक करता हूं। मैं ये देखता हूं जैसे 89 है, ये काट के देख लो और भी बेहतर है, डिजिट सम यूज कर लो वो भी बेहतर है भाई। 8 9 17, 8 7 15। अच्छा, डिजिट सम से बात नहीं बनेगी, हाँ डिजिट सम से तो बात बननी है ना, क्योंकि जिसका डिजिट सम 3 से कट जाए वो संख्या 3 से कट जाएगी। 8 + 7 = 15, y3 = 5। भाई ये कट रहा है ना, डिजिट सम इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, कोई भी संख्या काट के देख लो।
अगर ये अप्लाई नहीं हो रहा तब आप टेबल पढ़ के आप कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा 89 है तो आप इसको 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में आप लिख के देख लीजिए, आ रहा है, ये भी आ रहा है, 79 आ रहा है क्या, 72, 11 6 66 प्लस 1, अरे ये तो वैसे ही कट जाएगा, ये तो 6x प्लस माइनस 1 की फॉर्म में आ भी नहीं रहा है, ये आ रहा है। 79 तो प्राइम नंबर होता है ना, ये तो आना चाहिए। अच्छा ये 79 है, सॉरी, 13 6 78 प्लस 1, ठीक है, ये आ रहा है। वैसे तो सबसे बढ़िया है कि आप डिजिट सम यूज करो, 70% या 80% तक के क्वेश्चन आप डिजिट सम से कर सकते हो। जैसे या तो 3 से कट जाएगी या 9 से कट जाएगी, बाकी या तो फिर लास्ट की 2 डिजिट आप चेक कर लो, 4 से कट जाएगी या 8 से, इस तरह से आप यूज कर सकते हो, वो बेस्ट ऑप्शन है। अगर टेबल से दिमाग में नहीं आ रहा, आप डिजिट सम का यूज कर सकते हो, ठीक है। वरना आप शुरू से काट के देखो, 3 से तो डिजिट सम से आप चेक कर सकते हो, 5 से भी आप चेक कर सकते हो, 7 से कर लो, बच्चा 9 से आप डिजिट सम से चेक कर सकते हो, 11 से क्या करना है, ऑड इवन बराबर होने चाहिए, 13 से आप चेक कर सकते हो, 15 से चेक कर सकते हो, जैसे मैंने बताया, इस तरह से आप बहुत सी चीजें आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, क्या वो, ठीक है, क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। 4 लगातार विषम संख्याओं का योग 328 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अरे भाई बहुत आसान है ना, 4 लगातार विषम संख्याओं का योग है 328। जब मैं इनका औसत निकालूंगा तो 4 संख्याएं हैं ना, जैसे मैंने कहा 1, मैं मान लेता हूं 1 ये है, 2 3 4। जब मैं इनका एवरेज निकालूंगा तो संख्या कहीं 2 और 3 के बीच में तो आएगी। जब मैं 4 का एवरेज निकालूंगा तो ये तो आएगा, ठीक है। पहली और आखिरी संख्या को औसत ये 4 से डिवाइड करूं तो, ठीक है। मैं इसे 4 से भाग करता हूं तो कितना है, 4 8 32, 4 दूनी 8, तो 2 और 3 के बीच में संख्या कितनी आ गई, 82। तो मैंने माना एक कम करम, एक संख्या कितनी होगी 81, एक हो गई 83, मैंने एक इसके बाद में कितनी हो गई 85, इसके बाद में कितनी हो गई 79। इसी तरह से तो करना है, जब 4 संख्याओं की बात आएगी तो बीच की 2 संख्याओं को बीच में वो संख्या आ जाएगी जो औसत की बात हम करेंगे। जब विषम नंबर होते हैं, जैसे 5 की बात होती है, तो बीच वाली संख्या ऑटोमेटिकली हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 82 आया था, हमने एक आगे की ले ली, एक पीछे की ले ली, तो ये 2 और 3 वाली संख्या आ गई। इसके बाद अगली संख्या में 83 के बाद अगली विषम संख्या कितनी है 85, अरे इसके बाद 81, 81 से छोटी कौन सी 79। इन्होंने क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, कितनी हुई हमारी 85, यही आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही हम करने वाले, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूं। 100 तक की सभी अभाज्य व भाज्य संख्याओं का औसत। मैंने अभी आपको क्या बताया, अब इसमें क्या करते हैं लड़के, 1 से लेकर 100 तक का औसत निकाल देंगे। जैसे 100 तक की सभी अभाज्य संख्या, कुछ तो मतलब कुछ का क्या रहता है, कुछ को माइंड में रहता है, हाँ भाज्य और अभाज्य क्यों लिखा होगा, इन्होंने ये क्यों नहीं लिखा, 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्या है, इन्होंने कहा 100 तक की भाज्य और अभाज्य, ठीक है। अब यहाँ पर जब 100 तक की भाज्य और अभाज्य संख्याओं की बात करेंगे तो मैं 1 को नहीं लूंगा, क्योंकि 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य। 2 + 3 + 4 100। इसको करने के 2 तरीके हैं, 2 तरीके कैसे, यहां से यहां तक कितनी संख्या है 99, ठीक है। एक तरीका तो यह मैं इसका एवरेज निकालूं, जैसे क्रमागत की मैंने बात की थी, अब तो ये क्रमागत ही है ना, हमें देख कर पता चल रहा है, भाज्य और अभाज्य सारी मिल रही है। 102/2 51, कितनी संख्याएं हैं 99, कैसे करूंगा 51 100, मैंने 100 से करी, मैंने 51 घटा दिया, मैंने कहा 50 और 49 गुणा। इस तरह से आप करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगी। मैं ऐसे गुणा नहीं करना चाहता कि 51 निम्न कितने होते हैं, 51 निम्न कितने होते हैं, इस तरह से करो। मैंने 100 से मल्टीप्लाई करी, उसमें से 1 घटा दिया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, मैं 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग निकालूं, क्या होता है 1/2 n + 1 से, ठीक है। कितना आएगा 1/2 100 गुणा 101, यही तो आएगा 50। कितना आया 0.5
05, 5050। मैंने शुरू का एक घटा दिया, ये वाला 2 से ही तो निकालनी थी, मैंने एक घटा दिया तो कितना आया 5049। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये मतलब इसमें अगर 10-11 से पूछ ले तो मतलब 10-11 से अगर पूछ ले तो इसमें एवरेज निकाल के आप कर सकते हैं, फिर इसमें उतने नंबर आपको घटाने पड़ जाते हैं। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई सा तरीका प्रेफर कर सकते हैं। बट अगर पूछे कि 50 से 100 के बीच की अभाज्य और संख्याएं, अभाज्य और भाज्य संख्याएं, तो आप ये तरीका प्रेफर करें। इस तरीके से आपको करने में ज्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। आज हमने कुल मिला के 11 ही क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि समझाने में टाइम काफी गया है, लेकिन वो टाइम काम में ही गया है। क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूं। मान लीजिए कि ए बी, जहां ए इज नॉट इक्वल टू बी, 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या है। इस प्रकार है कि बी ए भी अभाज्य संख्या है, तो ऐसी सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। ये कह रहे हैं कि माना हमने कोई 2 अंकों की अभाज्य संख्या जैसे 13, तो मैं इसके अंक पलट दूं तो ये भी एक अभाज्य संख्या है। ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं और उनके अंकों का योग हमें बताना है। तो फिर हम शुरू करते हैं। जहां ए और बी इज नॉट इक्वल टू, तो सीधा सा मतलब है इन्होंने 11 को क्या कर दिया है, खत्म। 11 में ए इज इक्वल टू बी नहीं ले सकते। मैंने कहा पहली संख्या 13, 15, 16, 17, 19। अच्छा, मैं 20 से लेके 29 के बीच में मैं कोई सी भी नहीं लूंगा, क्योंकि जब भी मैं अंक पलटूंगा तो जो शुरू वाला अंक होता है, जैसे मैंने 23 ले ली, मैं इसके अंक पलटूंगा, लास्ट में कितना आएगा 2। जब भी मैं अंक पलटूंगा लास्ट में हर संख्या के 2 आएगा 20 से 29 के बीच में, तो वो संख्या सम हो जाएगी। जब संख्या सम हो जाएगी तो वो 2 से तो कटेगी ही कटेगी। तो 20 से लेकर 29 के बीच में कोई भी अभाज्य संख्या काउंट नहीं करूंगा। ठीक है, अब आगे 31 पे। 31, 33, 34, 36, 37, 37 हो गया। 39 तो नहीं होता है। अब ऐसे में 41 से लेकर 49 के बीच में कोई काउंट नहीं करूंगा। 51 तो कट जाता है, 53 नहीं कटता है, 57 कट जाता है, 6 से 8 मतलब 9 × 54, 55 और 53 और 61 और 59 हो गया। अब इस तरह से मैं 61 से लेके 69 के बीच की कोई संख्या नहीं लूंगा, बीच में सम संख्या, वो पीछे सम संख्या आ जाएगी। अच्छा हाँ, अब तो अंक पलटने शुरू हो जाएंगे ना। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी मैं देखना चाहता हूँ। अच्छा, मैं 50 से 60 के बीच की भी कोई संख्या नहीं लूंगा। क्यों? मैं इसको पलटूंगा तो 35 हो जाएगा ना, वो संख्या सारी 5 से कट जाएंगी। भाई मेरे को तो ये 2 संख्या लेनी नहीं है। 50 से 60 के बीच में जितनी भी संख्या ले लूंगा, 5 से लेके सारी संख्याएं 5 से कट जाएंगी। ठीक है, अब मैं लेता हूँ 71 से। मैंने कहा 71, 73 और आपका कितना हो गया। वैसे तो अब सारी रिपीट होनी मेरे हिसाब से शुरू हो जाएंगी। जैसे ये 7 वाली होगी, ये होगी। अब 71 का हो गया हमारा 73। अब 73 के बाद कितना बचा, 12 × 72, 13 × 78, 77 तो होती है, 79 हो गई। 80 से 90 के बीच में मैं कोई सी नहीं लूंगा। ठीक है, 89 भी नहीं ले सकता। अब मैं 91, 63, 91 मैंने ले ली, 93। अरे 31 से 93 तो कट जाता है भाई। और क्या कहते हैं, 14 × 96, 197 हो गई। यही तो रह गई। तो 16 × 96, 197, 14 × 84, 15 × 90। हाँ, बस ये इतनी संख्याएं हमारी। अब मैं एक में देख लेता हूँ एक जैसी कौन सी बैटरी है। 13, 31 वो, हाँ ठीक है, 13 का 31 हो गया, 17 का 71 हो गया, दोनों विषम है। 19 का 91। बी एक अभाज्य संख्या है। अब 19 का तो 91 नहीं होता है। हाँ, 19 का 91 हमने लिखी नहीं क्या, 13, 7, 91, लेकिन कट जाती है। हम 19 को नहीं लिखेंगे, सही है। 13, 7, 91 वो भी कट जाएगा। ठीक है, अब मैंने कहा 37 का 73 हो जाता है। ठीक है, 71 का 17 हो जाता है, ये तो है ही। ये भी 73 सही है। इसका 97 हो जाता है, 97।
एकमात्र कितनी संख्याएं हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 संख्याएं। अब मैं इनको जोड़ लेता हूं, 13 17 कितना हो गया 30। अरे इस तरह से जोड़ते हैं, 9 7 16, 16 3 19 और 1 20, 7 27 और 1 28, 28 7 35, 35 और 3 38 का 8 हासिल कितने 3, 9 और 3 12, 12 और 7 19, 19 7 26, 26 7 कितना हो गए 33, 33 3 36, 36 3 39, 39 और 1 40 और 1 41, 418। सेकंड इज द राइट आंसर। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था इस क्वेश्चन में, वरना आप संख्या निकालेंगे तो ज्यादा नहीं निकलेंगी। आपको क्या करना है, 6n + -1 की फॉर्म में ही संख्याएं देखनी है और हमें ये देखते चलना है। जैसे मैं ये कहूँ मुझे 20 से लेकर 29 के बीच में कोई नहीं देखनी है, मुझे 41 से लेकर 40 से लेकर 49 के बीच में नहीं देखनी है, 50 से 60 के बीच में भी नहीं देखनी है, ठीक है, क्योंकि 50 5 से कट जाता है, ठीक है। इस तरह की संख्या मुझे देखनी ही नहीं है सम वाले में। तो इतनी से कुल मिलाकर 2 2 4 2 6, वैसे ही एकमात्र ऐसे ही क्वेश्चन बचता है। अगर आप इसको नोट भी कर लेंगे, ये संख्या आप देख लेंगे तो भी काफी है। तो इसका ऑप्शन हो गया हमारा 418। तो आज हमने नंबर सिस्टम का टाइप 3 हमने कंप्लीट कर लिया है, उससे रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट भी समझ लिए हैं। आई होप वो कॉन्सेप्ट आपकी काफी मदद करेंगे क्वेश्चन करने में। आपको और कहीं से क्वेश्चन मिले, प्रैक्टिस आप करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आते हैं, नई नई चीजें आती हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आता है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।